इमरजेंसी ख़त्म हुई थी मास मूवमेंट से और फाइनली इलेक्शन से, और आज हमें इलेक्शनों की हालात पता है क्या हो। इंडिपेंडेंट से लेके आज तक हमने मीडिया पे जो सवाल होने चाहिए थे, मीडिया स्ट्रक्चर पे जो सवाल होने चाहिए थे, वो सवाल कभी नहीं उठाए हैं। जहाँ पे इंडिया में पूंजी की बात करते हैं, हमें कास्ट से झिझकना नहीं चाहिए। ये एक कास्ट मारवाड़ी बनिया कास्ट के कंट्रोल में थी ये पूरी की पूरी जो अपनी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स शुरू से ही हिंदुत्व और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस से लेके आप संघ के लीडर्स की फंडिंग देखिए, उनका सपोर्ट देखिए, कहाँ रह रहे हैं, इसी कम्युनिटी से आ रहा है। आज आपको एक अखबार ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशंस दिखानी पड़ती हैं, एक अखबार या चैनल स्टार्ट करने के लिए कम क्वालिफिकेशंस है। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, आपके पास पैसा होना चाहिए। ये शांति ऊपर से आई है, ये शांति सिर्फ डर से नहीं आई है, एक सांठ गांठ के साथ ये शांति आई है। जो हमारी मास मीडिया की ओनरशिप है वो यही चाहती थी जो हो रहा है। जर्नलिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट दायरा है वो मिसिंग है, वो छोटा मीडिया के लिए बहुत मुश्किल है। ये जो आज मीडिया पे कंट्रोल है, या जो पाइपलाइन पे कंट्रोल है, या जो मैसेजिंग पे कंट्रोल है, उसका ANI बराबर भागीदारी है, उसका कंट्रोल शायद अंबानी और अडानी से भी ज्यादा है। ऑपोजिशन की किसी पार्टी में ये विश्वास नहीं है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी इलेक्टोरल सपोर्ट होए जो न होए, आप चाहे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए पंजाब में, चाहे ममता को कलकत्ता में देख लीजिए, या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, वो मीडिया को उसी तरह से ट्रीट करते हैं और वही कंट्रोल चाहते हैं जो मीडिया का मोदी का नेशनल मीडिया पे। इमरजेंसी को लेके काफ़ी बातें हुई हैं और दोहराऊंगा नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी ख़त्म हुई थी मास मूवमेंट से और फाइनली इलेक्शन से, और आज हमें इलेक्शनों की हालात पता है क्या हो रहा है। उसको सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं, एक इलेक्टोरल ऑपोजिशन की भी वीकनेस माननी चाहिए कि आज हमारी इतनी स्केप्टिसिज्म है इलेक्शन को लेके। इन चीज़ों पे मैं वापस आऊँगा। एक चीज़ जो इमरजेंसी में हुई थी, मीडिया सेंसरशिप, अखबारों के पोर्शन सेंसर किए गए। आज हमें 12 साल हो गए हैं, मैं मास मीडिया की बात कर रहा हूँ। मास मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है जिसको सेंसर करने की ज़रूरत है। ये बहुत फ़र्क है हमारे हालात में, पर इस फ़र्क को समझना चाहिए। हमें इतनी ऑप्टिमिज्म नहीं होनी चाहिए कि मीडिया बहुत अच्छी थी पुरानी, क्योंकि हम जब तक मीडिया को सिस्टमैटिकली समझते नहीं हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि मीडिया अच्छी थी और अब ख़राब हो गई है। इंडिपेंडेंट से लेके आज तक हमने मीडिया पे जो सवाल होने चाहिए थे, मीडिया स्ट्रक्चर पे जो सवाल होने चाहिए थे, वो सवाल कभी नहीं उठाए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कम से कम 2 लोग थे। बाबा साहब खुद जॉन डूई के स्टूडेंट हैं, मीडिया कुछ समझते थे, जवाहरलाल नेहरू खुद। पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के जो कुछ लॉज आए हैं, मीडिया को लेके कोई भी लॉज या लेजिस्लेशन, एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, उसमें मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया स्ट्रक्चर को वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो जो स्ट्रक्चर पहले था वही स्ट्रक्चर हमने इनहेरिट किया है, वो स्ट्रक्चर चलते आ रहा है। वो स्ट्रक्चर क्या था? पूंजीपतियों का कंट्रोल था, जो कलकत्ता के जूट बैरन्स जिनको हम कहते हैं, वो हमारे पेपर, वो आज भी चला रहे हैं, वही पेपर हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, और ये कंट्रोल कायम था। हमें ये समझना चाहिए कि सर पूंजीपति की बात नहीं है। हम जहाँ पे इंडिया में पूंजी की बात करते हैं, हमें कास्ट से झिझकना नहीं चाहिए। ये एक कास्ट मारवाड़ी बनिया कास्ट के कंट्रोल में थी ये पूरी की पूरी जो अपनी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स शुरू से ही हिंदुत्व और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस से लेके आप संघ के लीडर्स की फंडिंग देखिए, उनका सपोर्ट देखिए, कहाँ रह रहे हैं, इसी कम्युनिटी से आ रहा है।
तो शुरू से ही जो मीडिया स्ट्रक्चर की ओनरशिप है और संघ की तरफ सिंपैथी है, ये साथ साथ चल रहे हैं। ये जो आप इमरजेंसी में आपने इंडियन एक्सप्रेस की ऑपोजिशन देखी है, उसको आप इंडियन एक्सप्रेस की ओनरशिप और उनकी पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संघ के साथ जुड़े हुए थे। आज वही अखबार उसी फैमिली के ओनरशिप में वो काम नहीं कर सकता है जो इमरजेंसी के टाइम कर सकते थे, क्योंकि जो ओनरशिप के हालात हैं और जो सरकार के हालात हैं और आइडियोलॉजी अलग है इमरजेंसी से लेके। और यही बात जब लिबरलाइजेशन हुई है तो ये बात और बढ़ी है। हम जो कॉरपोरेट्स की बात करते हैं, वो कॉरपोरेट्स भी इसी कम्युनिटी या इसी कास्ट में से ड्रॉन है। आप अंबानी या अडानी की बात कर लें, ये जो कास्ट फॉर्मेशन है वही है, और इनकी आइडियोलॉजिकल सिंपैथीज भी बियॉन्ड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, बियॉन्ड मनी, आइडियोलॉजिकली भी उसी तरफ जाती है जहां पे आज की सरकार है। और ये जो आइडियोलॉजिकल ढांचा है, सिर्फ कॉर्पोरेट या कैपिटलिस्टिक सुपरस्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं, अपर कास्ट की जो समर्थन है, अगर वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गई है तो आपको देखना पड़ेगा कि 90s के दशक में जो नीचे से डेमोक्रेसी के थ्रू उभर रहा था, चाहे काशीराम हो, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, उसी को देखते हुए आपको एक पीरियड ऑफ डिजर्शन दिखेगा कि आज अपर कास्ट कंसोलिडेशन पूरी की पूरी बीजेपी के साथ है। अगर कोई पॉलिटिशियन कहीं पे सोचता है कि हम यहाँ से ब्राह्मण वोट तोड़ लेंगे या कर लेंगे, तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पर अब पॉलिटिशियंस को कोई समझा नहीं सकता है। और ये स्ट्रक्चर कभी लेजिस्लेट नहीं किया गया है। आज आपको एक अखबार ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशंस दिखानी पड़ती हैं, एक सरकार एक अखबार या चैनल स्टार्ट करने के लिए कम क्वालिफिकेशंस है। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, आपके पास पैसा होना चाहिए। इस पैसे की अहमियत बढ़ती जा रही है पोस्ट लिबरलाइजेशन, और ये एक क्लास है, अपर कास्ट है, मनीड है, जिसके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इंडिया की फिगर्स हैं कि अपने लोकसभा में 543 एमपीज में से 504 की वेल्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? इसका मतलब हमारी लोकसभा उन 1% लोगों में से आ रही है जिनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है। बाकी 99% जो लोग हैं उनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप किसी और तरह की रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, बट ये जो अक्रॉस द वेल्थ डिवाइड जो रिप्रेजेंटेशन है, वो पूरी हमारी पावर लॉबी से आज मिसिंग है। और ये इंटायरली अपर कास्ट अलाइड है, जिसमें कुछ डोमिनेंट कास्ट के लोग भी शामिल हो गए हैं, बट इसकी पावर स्ट्रक्चर साथ है। इसका मीडिया पे क्या फर्क पड़ता है? जब मोदी आते हैं तो क्या मीडिया सडनली बदल जाती है? वही मीडिया जो यूपीए के टाइम पे थोड़ी गरज रही थी, करप्शन की बातें कर रही थी, एकदम शांत हो गए। लोग कहते हैं कि डर गए थे। ऐसा क्या हुआ था 2014 के बाद? कुछ एक एनडीटीवी की रेड की बात कर देते हैं, जब तक रेड होते हैं तब तक एनडीटीवी काफी खामोश पहले ही हो चुकी थी। बाकी जो हम बात करते हैं, कौन से मेजर अखबार के साथ क्या हुआ है? टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडियन एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ? हिंदुस्तान टाइम्स के साथ क्या हुआ? कुछ इवेंट्स की 2-4 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं, बट बुनियादी तौर पे इनके मालिक जो इस सरकार की आइडियोलॉजी थी और कमिटमेंट थी, उसको इंडोर्स करते हैं। ये शांति ऊपर से आई है, ये शांति सिर्फ डर से नहीं आई है, एक सांठ गांठ के साथ ये शांति आई है। जो हमारी मास मीडिया की ओनरशिप है, वो यही चाहती थी जो हो रहा है। और क्योंकि हमने कभी लेजिस्लेशंस नहीं बनाई थी कि फंडिंग मास मीडिया की कहाँ से आनी चाहिए, ओनरशिप क्या होना चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट डाइल्यूट हो चुका है, जर्नलिस्ट के पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस मास मीडिया में कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो खुल के वो लिख सकता है, क्योंकि कल वो वहाँ पे काम नहीं करेगा अगर ये बात आ जाती है। तो ये ढांचा हमारे सामने साफ है। इस ढांचे में इंडिपेंडेंट मीडिया है, छोटी मीडिया है जो काम कर रही है। और चलिए यूट्यूब की बात हो रही है, पर जब ये लोग बात करते हैं, लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि
जर्नलिज्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट दायरा है वो मिसिंग है। वो छोटा मीडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जर्नलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे बैठ के बहस करें और कहें कि मोदी ये है या वो है। वो सब चीज़ें हैं, पर उससे लोगों का ध्यान नहीं बदलता है जब तक रिपोर्टिंग नहीं होती है। रिपोर्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट और पैसे चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट और पैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है और यूट्यूब चैनल्स वालों के पास एकदम नहीं है। तो आप जब मीडिया की बात करते हैं, आप लोग अडानी और अंबानी की बात करते हैं, आप ANI की बात नहीं करते हैं। ये जो आज मीडिया पे कंट्रोल है, या जो पाइपलाइन पे कंट्रोल है, या जो मैसेजिंग पे कंट्रोल है, उसका ANI बराबर भागीदारी है। उसका कंट्रोल शायद अंबानी और अडानी से भी ज़्यादा है। हर एक चैनल, हर एक न्यूज़पेपर जो रिपोर्टें चलाता है, उनमें से 70-80% विजुअल और ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो सब ANI से आ रही है। तो हमारा एक सोर्स का ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रही है। सरकार जो चाहती है उस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो बाद में डाइवर्सिटी का क्या फ़ायदा है अगर आप ज़मीन से ही वो चीज़ें नहीं रिपोर्ट कर सकते जिसका असर सरकार पे पड़ेगा। और ये आज का दायरा है। ये दायरा अगर आप सोचते हैं कि अपने आप बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये तभी बदलेगा जब एक चेंज ऑफ पावर आएगा और इसके बारे में सोच हुई। मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि कल पावर बदल जाएगा तो ये चेंज आ जाएगा। ऑपोजिशन की किसी पार्टी में ये विश्वास नहीं है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी इलेक्टोरल सपोर्ट होए जो न होए, आप चाहे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए पंजाब में, चाहे ममता को कलकत्ता में देख लीजिए, या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, वो मीडिया को उसी तरह से ट्रीट करते हैं और वही कंट्रोल चाहते हैं जो मीडिया का नेशनल मीडिया, मोदी का नेशनल मीडिया पे है। उनमें से कोई इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे सोच नहीं रहा है। आज कांग्रेस के पास 3 स्टेट्स हैं, वहां पे मास मीडिया की क्या हालात है, मास मीडिया क्या कर सकता है, इस पे बात होती नहीं है। क्योंकि अगर चेंज आना है और बदलाव आना है तो कम से कम कुछ जगहों पे तो वो बदलाव आज हो जाना चाहिए ना, या उसके बारे किसी को सोचना चाहिए। क्या वहाँ के पूंजीपति भी मास मीडिया में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट होगी? पर इंडिपेंडेंट मीडिया तो हर एक सरकार, हर एक पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करेगी। तो ये जो चेंज ऑफ पावर के बिना ये चीज़ें नहीं आ सकती हैं। एक ही आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है, ये नहीं आ सकता है। तो उस बात से मैं सहमत हूँ कि जब तक मास मूवमेंट ज़मीन से नहीं उभरती है वो चेंज नहीं आ सकता है। पर मैं पेसिमिस्ट हूँ। पेसिमिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना भूल जाएं या काम ना करें। मास मीडिया के भी गुंजाइश कम इसलिए दिख रही हैं कि वही जो ऑपोजिशन है, जो मास मीडिया में नहीं इंटरेस्टेड है, मेरे को लगता है मास मोबिलाइजेशन या मास मूवमेंट्स में भी नहीं इंटरेस्टेड है। हम इमरजेंसी के बारे बात करें तो इमरजेंसी का मूवमेंट सक्सीड कर सकता था कि अगर हम 2 महीने के लिए ग्राउंड में जाएं, फिर 2 महीने हम बाहर सेमिनार करके वापस आए, कहें फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं मूवमेंट। मास मूवमेंट्स रोज ग्राउंड पे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है। मास मीडिया के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो एक गवर्नमेंट से अलग मॉडल दिखाना पड़ेगा अगर आपको अपोजिशन देनी है। तो ये इसका मेरे को अभी सामने दायरा दिख नहीं रहा है और ये सोच हमें सबको देखनी पड़ेगी कि इसका आखिरकार जिम्मेदारी कहाँ तक आती है। मैं तो यह कहूँगा कि हमें इस कमरे में भी कुछ सोच करनी चाहिए। हम जहाँ बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, लोगों की बातों की, चलिए स्टेज पे भी ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेज तो नहीं है इस देश का या जेंडर का, पर इस कमरे में देखिए 25 साल के बाद इस कमरे में कौन बैठा होगा डेमोक्रेसी की बात करने के लिए? यहाँ पे आप लोग सब 25-30 साल के होंगे जो यहाँ पे बैठे हैं। मैं भी जब इमरजेंसी शुरू हुई थी, वो 25-30 साल के लोग जो आइडियोलॉजिकल तौर पे इस गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, वो कहाँ हैं? मुझे नहीं दिखते। कॉकरोच जनता पार्टी के पास जाइए, आपको आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन नहीं दिख रही। आज मास मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है। लेबर का जो अनरेस्ट चल रहा है इस देश में, नॉर्थ इंडिया में, शायद 80 के दशक से के बाद ये सबसे बड़ा अनरेस्ट है। पर आप उस अनरेस्ट में जाइए और लोगों की बात सुनिए। वो ऑपोजिशन पूरा नॉन आइडियोलॉजिकल है। उसमें करप्शन की बात हो रही है, मैनेजमेंट
कि फैक्ट्री के बारे बात हो रही है, सरकार या सरकार ने क्या किया है जिसके कारण इस दुर्दशा पे हम पहुंचे हुए हैं, उसकी बात नहीं हो रही। और ये जिम्मेदारी हम सब पे आती हैं, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल फेलियर है इस सरकार के अगेंस्ट अपोज करने का, मास मूवमेंट पे लेके हमारे लेवल पे लेके एक कम्युनिकेशन का फेलियर है। तो मैं वही ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये चेंजेस जल्दी नहीं आएंगे, या हम ऑप्टिमिस्टिकली सोचते रहें तो उससे नहीं आएंगे। काम बहुत बड़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये काम करना नहीं चाहिए। थैंक यू।